आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए भी, प्रदेश भर के लोगों के लिए बहुत शुभमय मंगलमय हो। आपके परिवार में सबकी खुशियाँ आए और प्रदेश के किसान की खेती की फसल अच्छी हो, व्यापारी का व्यापार बढ़े, आपसी भाईचारा प्रदेश का मजबूत हो। और इस नव वर्ष में जो लुटेरों का गिरोह है, जो लगातार पिछले 4.5 वर्ष से इस प्रदेश को लूटने में लगा हुआ है, वो सत्ता से बाहर हो। ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। हमने 14 तारीख को बैकवर्ड का सम्मेलन सरसा में रखा है और सरसा में भी जो सबसे बड़ा ग्राउंड है, वो ग्राउंड हमने तय किया है। जो आपका दशहरा ग्राउंड है यूनिवर्सिटी के अपोजिट, उसमें हम अपना सम्मेलन करेंगे। मुझे आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी है मैंने। इस कड़ाके की ठंड के बावजूद, धुंध के बावजूद हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज आया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आया और मुझे अपनी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पे बहुत भरोसा है। मैंने सबकी ड्यूटियां लगाई है। हमारे ज़िले में बैकवर्ड की संख्या बहुत बड़ी है और सबकी मैंने जिम्मेवारी लगाई है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे बैकवर्ड के सम्मेलन में 50,000 की भी हाजिरी हो सकती है। बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। अब तक के जितने भी यहाँ पे पब्लिक मीटिंग हुई है सरसा में, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल ने करी, उन सब के रिकॉर्ड हमारा बैकवर्ड सम्मेलन ही तोड़ देगा। और उस दिन ये भी तय कर देगा कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस लोकसभा के चुनाव के अंदर सरसा की सीट से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको उम्मीदवार बना करके जाएगी, चौटाला साहब जिसको टिकट देंगे, वो लाखों मतों से जीतेगा। वहीं उसके साथ साथ विधानसभा की 5 सीट उस बैकवर्ड सम्मेलन में ही लोग क्लियर कर देंगे। हमारे जिले के लोगों ने हमेशा हमारा पूरा साथ दिया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बीजेपी की सरकार है। इन्होंने इस जिले की अनदेखी करने का काम किया। चाहे वो रोजगार का मामला है, चाहे कोई इंडस्ट्री का मामला है, चाहे पानी का मामला है, बिजली का मामला है, हर चीज के अंदर भेदभाव है। इस जिले को कुछ दिया तो केवल नशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और दोनों हाथों से इस इलाके को लूटने का काम किया, लुटेरों को ताकत दी। इसलिए यहाँ का हर आदमी जो है इनसे दुखी है, परेशान है और उनका हमारे ऊपर इसलिए हमेशा विश्वास जागा रहा है कि हमने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। किसी के साथ किसी ने भेदभाव किया, किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हम उसके साथ खड़े हुए उसको न्याय दिलाया। आज की मौजूदा जो सरकार है, बड़ी हैरानी की बात है, हमारा मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर गीता पे हाथ रख करके ये कसम खा करके कहता है कि मैं किसी कीमत के ऊपर भ्रष्टाचार को सहन नहीं करूंगा। और ताजा उदाहरण बताता हूं आपको।
2 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने पर्चा दर्ज किया था भ्रष्टाचार में। एक मिस्टर दहिया था और एक जयवीर आर्य था। दोनों आईएएस अधिकारी हैं। दोनों के खिलाफ सरकार ने पर्चा दर्ज किया, सरकार ने उनको अरेस्ट किया, सरकार ने उनको जेल भेजा। केवल उनकी जमानत हुई है। कोई कोर्ट ने फैसला उनके हक में नहीं सुना दिया। जमानत होने पे जो मुख्यमंत्री कसम खाता है गीता पे हाथ रख करके, वही मुख्यमंत्री उनको बहाल करता है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है भ्रष्टाचार का। और वही मुख्यमंत्री उनको फिर एक को तो अपने जिले में कमिश्नर लगा देता है। मतलब जिस आदमी के खिलाफ सरकार भ्रष्टाचार का पैसे लेन देन का मामला दर्ज करती है और जो ये कहती है एफआईआर लॉन्च करते हुए कि हमने सारी तहकीकात कर ली, इसने भ्रष्टाचार किया है, उसको फिर कमिश्नर लगाते हैं। अगर वो कमिश्नर की पोस्ट पे लगा है और वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में लगे, तो जिस किसी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दी थी वो आदमी कैसे हिम्मत जुटा पाएगा उसके खिलाफ जाकर गवाही देने। इससे ज्यादा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने का सबूत क्या हो सकता है? इसका मतलब मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह के मामलों में शामिल है। इसने तो गीता को भी अपवित्र करने का काम किया। इसके लिए मुख्यमंत्री को माफी मांग लेनी चाहिए कि मुझे गीता पे हाथ रख करके कसम नहीं। भ्रष्टाचार का एक नया तोहफा दिया है मुख्यमंत्री। जहां इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, वहां अपराध बढ़े हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, युवाओं को और ज्यादा निराशा मिली है इस 5 वर्ष में। मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने बिजली के बिल माफ कर दिए, इसके पानी के, और दूसरी तरफ कहता है कि 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, जनरल से 50 और बैक से शेड्यूल कास्ट से 20 रुपया लिया जाएगा। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो किसी एक भी व्यक्ति से एक नया पैसा जो है स्वच्छ जल का नहीं लिया जाता, कोई मीटर नहीं था। हर घर के अंदर पानी की टूटी दी गई थी। हमने तो खेतों ढाणियों में भी पानी पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद जो पैसा सरकार इनसे वसूल रही है, ये पैसा हम हर आदमी का वापस करेंगे। जहाँ ये पैसा वापस देंगे, वहीं उसके साथ साथ अगर किसी को ढाणी के अंदर भी स्वच्छ पेयजल की दिक्कत आएगी तो उसके भी पाइपलाइन डाल करके वाटर वर्क से पानी देने का काम करेंगे। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। स्वच्छ पानी के ऊपर पैसा लेने की बात करते हैं, स्वच्छ पानी भी नहीं देते। 80% आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग जो है ट्यूबवेल के पानी को पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। प्यास नहीं बुझा रहे, वो स्लो पॉइजन ले रहे हैं एक तरह से, क्योंकि जमीन से जो पानी निकलता है उसमें मिनरल नहीं होते, उसमें केमिकल्स होते हैं और उसकी वजह से बीमारियां बढ़। सरकार उस तरफ ध्यान देने की बजाय लोगों से पैसा ले रही है, पैसा वसूल रही है। उसके इलावा नशा बढ़ा है, नशे पे कोई रोक नहीं है। मेरे पास कल भी लोगों ने इस बात की कंप्लेंट करी। सरकार को नशे को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारा जब बैकवर्ड का सम्मेलन होगा उसके बाद हमने युवा का भी सम्मेलन रखा है, जो 21 तारीख को आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के युवाओं को भी आह्वान करता हूं कि कैथल के अंदर 21 तारीख के युवा सम्मेलन में भी बड़ी संख्या में सारे आओ, ताकि एक नई क्रांति हरियाणा में आए, नया बदलाव आए, युवाओं की सरकार बने। हमारा फैसला है
कि हम युवा पीढ़ी के लोगों को 50% से ज़्यादा टिकटें देने का काम करेंगे ताकि युवा सरकार बने और युवा इस प्रदेश को आगे लेकर के जाए। ये हमारा 9 वर्ष का फैसला है। कुछ लोकसभा चुनाव को लेकर हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और ये मान के चलो कोई कितने बड़े दावे करता होगा, मैं एक दावा ठोक करके कर सकता हूं कि मैं 2 लोकसभा की सीट हर हालत में जीतूंगा और बाकी जगह पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सम्मानजनक वोट लेगी। क्या आप ही चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा? अगर मुझे पार्टी आदेश करेगी तो लड़ लूंगा। ये हमारी पार्टी का फैसला होगा। ये कोई फैसले मेरे नहीं हो सकते। ये तो पार्टी की जो कोर कमेटी है वो बैठ करके तय करेगी चुनाव किसको लड़ाना है। जिसका भी नाम तय किया जाएगा उसको लड़ा देंगे। कोर कमेटी की मीटिंग हम जल्दी बुलाएंगे ताकि लोकसभा के कैंडिडेट्स का जल्दी से जल्दी फैसला हो। मंच के जरिए आपने कई लोगों की रड़क निकालने का बयान दिया है। मैंने कहा है और निकालूंगा राज बनने के बाद। हर हालत में जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जिनको सरकार का संरक्षण है, जिन लोगों ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है, उन लोगों से हिसाब जरूर चुकता करेंगे। उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा सख्त कदम उठाएंगे उनके खिलाफ। किसी की भी लिहाज नहीं करेंगे, चाहे किसी से कोई भी रिश्ता हो। जिसने हमारे प्रदेश का नुकसान किया है उसके साथ सख्ती होगी। कानून के तहत कोई रियायत नहीं करेंगे। एक सेंटर ने नया कानून बनाया है, हिट एंड रन कानून, विरोध चल रहा है पूरे देश भर में। कोई भी कानून राय जाननी जरूरी होती है। कानून थोपे अगर किसी पे थोप दिया जाए तो मान के चलो थोपे हुए कानून से आम आदमी का नुकसान होता है। उससे ऐसा लगता है कि आपने रिसर्च नहीं करी, आपने उसके ऊपर लोगों के व्यूज नहीं लिए। आप किसी भी कानून को बनाने से पहले जो हिट एंड रन वाला जो कानून है, उससे पहले जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो अपना रोजी रोटी है जिनकी, आप उनको शिक्षित कराओ, उनकी ट्रेनिंग कराओ, उनके साथ बातचीत कराओ। आपके पास सरकार के पास साधन है, उस साधन के तहत आप उनको जागृत तो करो। पहले आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये जबरदस्ती है। ये तो मेजोरिटी है इनकी और मेजोरिटी के तहत अपनी मनमर्जी से कानून बदल रहे हैं। कल को ये कहेंगे हम तो संविधान भी बदल रहे हैं, वो भी बदल सकते हैं। फिर तो प्रजातंत्र नहीं है, तानाशाह तरीका है। ये नहीं होना चाहिए। इस कानून को बनाने से पहले इसके बारे में जरूर रिसर्च करना चाहिए था। लोगों के व्यू जानने चाहिए थे कि किस तरह का कानून हो, कैसे लोगों में जागृत किया है। ये जरूरी है कि एक्सीडेंट से लोगों को बचाया जाए, लेकिन उसको बचाने के लिए जागृति भी लानी जरूरी है। कानून बनाने से पहले लोगों को ये बताना चाहिए कि भाई अगर आगे आने वाले समय में इस तरह की कोई चीज होगी तो उसमें हम इस तरह के सख्त कानून ला सकते हैं, ताकि लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाए। किसान एक ऐसी कौम है जो जल्दी विश्वास करती है। जब आंदोलन खत्म हुआ था तो प्रधानमंत्री पे विश्वास किया था। प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि एमएसपी का कानून बनाए। उसने कानून नहीं बनाया। उसकी वजह से मजबूर होकर के फिर किसानों को आंदोलन करने के लिए अपना घर, खेत और परिवार छोड़ना पड़ेगा। ये सरकार गूंगी बैरी है। इसको समझाने के लिए मान के चलो लड़ाई लड़नी पड़ती है। हरियाणा में विरोधी दल, आपने देखा नहीं, इन्होंने ये जो कानून बनाया, जब ड्राइवर सड़क पे आ गया तो रात रात में सरकार ने फैसला बदल दिया कि नहीं बदल दिया? तो इसका मतलब ये लोगों को परेशान करते हैं। इसके लिए किसानों को एकजुट होना चाहिए। जैसे ये आंदोलन इन्होंने किया, ट्रक ड्राइवरों ने या टैक्सी ऑपरेटर्स ने, उसी तरह का आंदोलन किसानों को भी कर देना चाहिए, ताकि एक रात में ही सरकार को अपना फैसला ठीक करना पड़े। बजाय कहीं धरने पे बैठने के इस तरह का फैसला सख्त लेना चाहिए, जिससे सरकार को समझ आ जाए
एनएलओ साथ देगी सर इनका? मैं तो पहले दिन से साथ हूं। मैं कब पीछे था? इनेलो ने साथ कब नहीं दिया? ये क्वेश्चन आप पूछ नहीं सकते। ये तो आपको अपनी तरफ से कहना चाहिए कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसान के मामले में पहले दिन से राजनीति से ऊपर उठ करके उसकी लड़ाई लड़ी। अबे जी, कल मुख्यमंत्री ने कई नए विधेयक पास किए हैं, जैसे बिजली बिल माफ करना है या शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं करने पर कानून जो नए बनाने की मंजूरी दी है। विधानसभा में क्यों नहीं चर्चा कराई? यही तो तानाशाह तरीका है ना। 3 काले कानून कैसे बने थे? इसी तरह बनाए गए थे। है? इसी को तानाशाह तरीका कहते हैं, इसी को मनमर्जी कहते हैं सरकार। ये विधानसभा में विधेयक लेकर के आ रहे थे, इसी बात पे ये विधेयक विधानसभा में नहीं लाए, ये बिल नहीं लेकर के आए कि अगर इस पे चर्चा होगी तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के एमएलए भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता हरियाणा में कि कोई इस तरह के विधेयक आए। कोई विधेयक आए उस पर पहले विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा में कोई विधेयक आता है उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसी का खामियाजा लोकसभा में नहीं भुगता 3 काले कानून बनाकर। हरियाणा में भी चले और कोई काम ही नहीं है तो है? काम तो बचे ही नहीं। विकसित भारत यात्रा है, पिछले दिनों गई सिरसा जिला में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में, तो लोगों ने उसका विरोध। तंत्र है, इसको आप यात्रा नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री बयान देता है, कहता है कि उस यात्रा में जितने लोगों की शिकायत है हाथ के हाथ उनको ठीक कर दिया गया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सभा में बयान दिया था कि जहां भी यात्रा जाएगी एमएलए को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। एमएलए उस यात्रा में जाकर के लोगों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सकता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यात्रा आई, आप पूछो डिप्टी कमिश्नर से कि क्या मुझे उसने इतला दी इस बात की? मुझे कोई इतला नहीं है। ये भाजपा का प्रचार तंत्र है, सरकार का पैसे का दुरुपयोग है, सरकारी फंड का दुरुपयोग करके अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। ये जितना प्रचार इस तरह का करेंगे लोग उतना ही ज्यादा इसका विरोध करेंगे। सम्मेलन को बैकवर्ड का सम्मेलन है। हमारे बैकवर्ड सेल के जो लीडर होंगे वो सारे के सारे उसमें मंच पे रहेंगे। उसपे जनरल के पार्टी के जो कुछ पदाधिकारी है केवल वो आएंगे, क्योंकि बैकवर्ड का सम्मेलन है। इसमें बैकवर्ड ही पूरा इसको संचालन भी वही करेंगे और वही संबोधित करेंगे। युवा का ही वही रहेगा, युवा में भी वही रहेगा, महिलाओं में भी हमने वही रखा था। और हमारा महिला का जो सम्मेलन था वो अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ा है उसने। बहुत बड़ा सम्मेलन था, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं। 31 जनवरी को बहुत ठंड थी, 31 दिसंबर को, और 31 तारीख को कोई आदमी अपना घर नहीं छोड़ता है। नए साल को आगाज होता है, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में महिलाएं आई। और मुझे महिलाओं ने शिकायत करी कि आप इसको फरवरी में करते तो हम कई गुना और ज्यादा बढ़ा देते इसको। वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, बाकी पार्टियों के जो उम्मीदवार है वो तो सिर्फ एमएलए बनने के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव लड़ा वहां से 2 बार। एक बार जीते, सरकार बनती तो मुख्यमंत्री बनते, एक बार हार गए। अब फिर हमारा जो कैंडिडेट होगा वो मुख्यमंत्री, अगर हमारी सरकार बनेगी तो जो चुनाव लड़ेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। चौटाला साहब चुनाव लड़ सकते हैं तो चुनाव की तारीख तय करा पहले। सर कांग्रेस की संभावनाएं हैं किस चीज की? मैंने बताया कोर कमेटी फैसला करती है, मैं नहीं फैसला कर सकता इसे। लेकिन ये फैसला हमारी पार्टी का है, हमारी कोर कमेटी का है कि जो भी कैंडिडेट आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। सर आपने स्पीच में कांग्रेस सुरजेवाला, किरण, शैलजा कहते हैं ना मुख्यमंत्री के दावेदार है, कहते हैं ना। हुड्डा कहता है मैं दावेदार हूं, हुड्डा का छोरा कहता है मैं दावेदार हूं, कहता है कि नहीं कहता है? और आपस में ये पांचों एक मंच पे इकट्ठे हो सकते हैं। जिस पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है, जिस पार्टी पे संगठन नहीं है, वो कैसे दावा कर सकती है? केवल तुम्हारे सामने बैठ करके दावा करना
कि हम सरकार बना रहे हैं, सरकार नहीं बन सकती। सरकार संगठन के बलबूते पर बना करती है, और संगठन सबसे ज्यादा मजबूत आज अगर किसी का है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। क्या कांग्रेस की गुटबाजी और भाजपा की रुसवाई का फायदा इनेलो को हो सकता है? हमें किसी की गुटबाजी से फायदा नहीं उठाना, किसी की रुसवाई से नहीं। हमें अपने विश्वास से आगे बढ़ना है। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत मजबूत है। आने वाले टाइम में कोई गठबंधन भी होगा किसी पार्टी से? आप बताओ किससे करें? हैं? कोई हमारे पास चल कर के आएगा, निस्वार्थ आएगा, जो प्रदेश के हित की बात करेगा उससे बात करेंगे। कोई अपने स्वार्थ की बात करेगा, दरवाजे बंद है। ठीक है जी।